परेशान हूँ। दर बदर ठोकर खाकर भी खड़ा रहने वाला चट्टान हूँ। हालातों से जो हार न माने, मैं वो इंसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। ये लफ्ज़, ये अल्फाज उन किसानों का है जो आज 29 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांग को लेकर, सड़कालों से सवाल को लेकर आज इतनी कड़ाके के ठंड में वहाँ पर रात बिताना पड़ रहा है उनको। अब देखिए, किसान अगर आंदोलन में रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, तो फसल कौन उगाएंगे? और अगर फसल नहीं उगाएंगे तो भले ही इंडिया कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, और रोटी तो गूगल से डाउनलोड नहीं की जा सकती है। नमस्कार, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं हसन और आप यूथ वॉइस का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। इस शो के तहत हम आपको किसानों के समर्थन में, किसानों के हक में जो देश और प्रदेश के युवा हैं उनका जो राय है, आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हमारे साथ मेहमान एक प्रखर वक्ता, सोशल वर्कर लालू यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे और किसानों के समर्थन में इनका क्या राय है, सरकारों के बारे में ये क्या सोचते हैं, आइए इन्हीं से बात करने के बाद आप जान पाएंगे। तो धन्यवाद लालू जी, हमारे चैनल से आप मिलने के लिए। शुक्रिया आपका हसन जी, और यूथ वॉइस की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद कि आप बहुत दूर से किसानों के समर्थन में हमारी साक्षात्कार लेने के लिए आए। इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को हसन जी। सबसे पहली बात यह है कि किसान के मुद्दे पे ये अभी ज्वलंत मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर। मुझे इस पे बात करते हुए बहुत तकलीफ़ ये हो रही है कि कैसा मुल्क हमारा हिंदुस्तान हो गया। ये हिंदुस्तान जिसे अल्लामा इकबाल ने सोने का चिड़िया कहा था, लेकिन आज मौजूदा हुकूमत में इतनी बेशर्म सरकारें यहाँ बैठी हुई केंद्र में, जिन्होंने हिंदुस्तान की हालात को प्लास्टिक की गुड़िया के लायक जैसा बना दिया। बहुत अफसोस होती है कि वो लोग जिनकी कि इस देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं रही, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले लोग, आज उनको सपोर्ट करने वाले लोग जो अंग्रेज़ों को उस वक्त सपोर्ट करते थे, आज उनका बाल बच्चा, आज उनका औलाद हिंदुस्तान के उस आदमी को आईना दिखा रहा है, हिंदुस्तान के उन लोगों को अपनी पाठ पढ़ा रहा है जिन्होंने कि हिंदुस्तान को गुलामियों की जंजीर से, गुलामियों की बेड़ियों से आज़ाद कराया। इस मिट्टी में सोना, इस मिट्टी को सचमुच में एक जो हिंदुस्तान की गरिमा है, भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहा है। हमें लगता है हसन जी कि भारतीय इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा बेशर्म सरकार, नरेंद्र मोदी जैसा बेशर्म हुकूमत वाले प्रधानमंत्री हमें नहीं लगता है कभी हुआ था और ना कभी होगा। ये मिट्टी के लोग आज इंसान क्या, हमें लगता है कि इससे परिंदा भी परेशान है हिंदुस्तान के अंदर। पूरी दुनिया में अगर सबसे जालिम, अगर प्रधानमंत्री मैं कहूँ पूरी दुनिया की सबसे जालिम हुकूमत है तो वो हिंदुस्तान का ये नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के इशारे पे चलने का काम कर रही है। हमें अफसोस होती है कि हमारे देश के अंदर वो किसान, वो अन्नदाता जो अन्न उगाते हैं और एसी में बैठने वाले लोग तक पहुंचते हैं खाना। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो कृषि है ये बहुत ही नामचीन रहा है। भारत ने दुनिया को अपनी एक अलग पहचान हर दिशा में दी है। भारत ही एक ऐसी देश है जिन्होंने सभ्यता, शालीनता और डेमोक्रेसी क्या होता है ये दुनिया को बताया है। लेकिन आज भारत के अंदर वो किसान आज 29 दिनों से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर हो या उत्तर प्रदेश के और बॉर्डर नोएडा साइड में जहाँ भी है, इस कपकपाती हुई ठंड में किसान बैठे हैं और ये हुकूमत, ये जालिम प्रधानमंत्री ये कहते हुए, इनका ज़मीर जिंदा नहीं होता है और ये कहता है कि किसान वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आखिर हमें एक चीज़ ये बताइए हसन जी, मैं साफ साफ आपके इस चैनल से बताना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री इतने काबिल है कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ को केवल वही समझते हैं? जब एनआरसी, एनपीआर और सीए की बात हो रही थी, यही प्रधानमंत्री, यही बेशर्म हुकूमत ये कह रहे थे कि मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जब जीएसटी उन्होंने लाया तो ये कह रहा था कि भारत के व्यापारी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और जब ये किसान के खिलाफ में ये काले कानून, ये बिल जब इन्होंने लाया तो कह रहा है भारत के किसान नहीं समझ रहे हैं।
जो भारत की मिट्टी को चीर कर अन्न को उपज करता है और पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, लोगों की भूख को ख़त्म करता है, और ये किसान नहीं समझता है। हमारी हक और हमारी नफ़े नुकसान की चीज़ हम नहीं समझेंगे। हम साफ साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूंजीपति कॉरपोरेट लोगों की दलाल बन करके रह गया है। उनकी चौखट पे दरबारी करने वाले ये लोग हैं, अडानी और अंबानी के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर जो भी बिल ला रहे हैं, जो भी कानून ला रहे हैं, केवल का केवल ये पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए। और वो ये जालिम हुकूमत, इस मौजूदा हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हमें मुल्क को बेच देना है, मुल्क को बर्बाद कर देना है। लेकिन हम और आप जैसे नौजवान जब तक रहेंगे तब तक जालिम हुकूमतों के खिलाफ आंखों में आंख डाल करके बात करते रहेंगे। आज किसान दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी अपने अपने जगह पे आंदोलन कर रहे हैं। हम पूरी मुल्क के किसानों से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भी जितनी राज्य हैं, तमाम राज्यों के किसानों से हम कहते हैं कि उठो, जागो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो और दिल्ली की तरफ कूच करो। अगर इससे भी नहीं होता है तो हमें ऐसा लग रहा है, आशंका, कि जन क्रांति होने की संभावना है। और जब सरकार, हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से हमारी बात को अगर नहीं सुन पा रही है, तो अब ज़रूरत है कि हम सबको दिल्ली पहुंचकर पीएमओ कार्यालय जा करके और प्रधानमंत्री के गिरेबा में हाथ डाल करके और उन्हें नीचे उतारने का काम करेंगे। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जग जाएगा, उस दिन हमारे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर ये बेशर्म पार्टियों को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी जैसे जलील पार्टियों को छोड़ करके, हमें लगता है हिंदुस्तान में और भी सेकुलरिज्म की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले, लगभग हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों का जो अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, जब चुनावी माहौल आता है तो उसमें एक नंबर पे किसानों की बात की जाती है। लेकिन हमें अफसोस होती है कि क्या इस कपकपाती ठंड में केवल लाठियाँ खाए केवल किसान, हमें लगता है जितनी भी जनप्रतिनिधि है, जितनी भी पार्टियों के एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं और भी जनप्रतिनिधि है, तमाम लोगों को किसानों के साथ में बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान की कुर्बानी भी देने की ज़रूरत पड़ी है। और हमें पता है कि हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है। हम भाग्यशाली है कि उसी भारत के लोग हैं जहां महज 22 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपने गले में फांसी का फंदा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चूमा था, लगाया था। हम आज उन्हीं के फॉलोवर्स हैं, आज उन्हीं के देश में हम हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का काम करते हैं। हमें पता है कि इन गोरे अंग्रेज़ों के, इन दलालों को, उनके इन चेले चपेटों को कैसे भगाना है। अब तक हम पैशंस और धैर्य का परिचय दे रहे हैं। किसान है तब हमारा हिंदुस्तान का और हमारा और आपका अस्तित्व जिंदा है। अगर किसान नहीं है तो हमारा भारत का कहीं कोई इतिहास नहीं बनता है। भारत की हम कह सकते हैं कि अगर गरिमा में इतिहास रही है तो उसमें 4 चांद अगर लगाया है तो वो किसान, अन्नदाता। अगर वो अन्न ना उगाए तो फिर भूख से बिलबिला करके मर जाएंगे इंसान। और वो लोग आज बात कर रहे हैं कि हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो कभी हल पे अपनी हाथ को नहीं रखा होगा, केवल एक ढोंगी करते हैं, ढकोसले करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम भी किसान के समर्थन में, किसानों के लिए अच्छी बिल लाए हैं। क्या आप अच्छी बिल लाए? अच्छी बिल लाए तो किसान इतनी पागल थोड़ी है, पंजाब, हरियाणा और हिंदुस्तान के किसान, कि किसान इस कपकपाती ठंड में वो जा कर के आंदोलन करें। सबसे ज़्यादा काबिल क्या मोदी और योगी और अमित शाह जैसे लोग हैं। इसलिए वो कुछ नहीं, उन्हें दलाली करना है, इस देश को बेचना है। कल तक हम देख पाते थे कि जो चीज़ वो सार्वजनिक हुआ करते थे, आज हिंदुस्तान का लगभग चीज़, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, आज उन्हें गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं। अडानी अंबानी के लोगो लग रहे हैं वहाँ पे। इसलिए हमको और आपको सड़कों पे उतर करके जन क्रांति करने की आवश्यकता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर आमने सामने होकर के देखा जाएगा किसमें कितना दम है। अभी पिछले दिन आप सोशल साइट पे एक फ़ोटो देखे होंगे जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। उस फोटो में ये था कि मुकेश अंबानी, जो देश के जाने माने उद्योगपति है, उनके बेटे को एक बेटा नहीं, मतलब उसको एक पोता हुआ और उसको बधाई देने के लिए नरेंद्र मोदी उस अस्पताल पहुंचे थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, दिलचस्प और मतलब गमगीन बात ये है कि जो पूरे देश के लोगों का जो पेट पालता है, जो पेट भरता है, धरती का भगवान जिसे कहा जाता है, वो मुसलसल
29 दिनों से इस कड़कड़ाती दिसंबर की ठंड में वो सड़कों पर रात बिताने के लिए हैं। और देश का जो प्रधानमंत्री है, जो उनकी वोटों से आज सत्ता में आए हैं, वो देश के किसी उद्योगपति के परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधान सेवक है, इसके इस रवैये पे लालू जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश की सरकार है? देखिए हसन जी, हमने पहले कहा कि जो जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं इतनी आसानी से खुल्लाम खुला बिल्कुल ओपन रूप से कि मोदी वो केवल पूंजीपति कॉरपोरेट, जो अंबानी और अडानी की आपने बात की, उनके घर का वो दलाल बन करके रह गया। उन्हें केवल का केवल पूंजीपति ही दिखाई पड़ते हैं और कोई नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त में उनका पूरा फिनेंशियली सपोर्ट जो होता है वो रहता है। पूरी चुनावी खर्चा मोदी का, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी खर्चा अंबानी अडानी जैसे बड़े उद्योगपति लोग उठाते हैं। इसलिए वो क्या, हमें लगता है कोई दिन ऐसा भी होगा जो सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलेगा। आज उनके घर बच्चों को बधाइयाँ देने के लिए पहुँचते हैं ना, हमें तो लगता है कि वो दिन भी बहुत जल्द देखने मिलेगा जब अंबानी और अडानी का आपको पता चलेगा कि बाथरूम भी साफ़ करने वाले लोग यही रह गए और कुछ नहीं। ये पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है, इनके पास ज़मीर नहीं है। बेहद अफसोस होती है कि पाकिस्तान के अंदर जब नवाज़ शरीफ की मां का देहांत होता है तो ये वहाँ पे संवेदना ट्वीट करते हैं, या फिर आप जिस तरह से अभी सवाल खड़ा किए कि अंबानी के घर में कोई बच्चे पैदा हुए तो उनके घर ये बधाई देने चले गए, लेकिन हमारे किसान जो ज़मीन को चीर करके अन्नदाता, धरती का भगवान कहे जाते हैं, लोगों की भूख को मिटाते हैं और ठंड हो या गर्मी हो, अपनी पसीना को बहा करके मिट्टी में जब उनका पसीना का बूंद मिलता है तब एक खूबसूरत हरियाली सी वहाँ से लहलाती हुई फसल निकलता है, फिर उससे हमें अनाज मिलता है। वो कई किसानों का देहांत, मृत्यु हो गया, वहाँ पे शहीद हो गए किसान, हम कह सकते हैं वहाँ पे कि किसान शहीद हो गए, लेकिन एक संवेदना का ट्वीट तक नहीं आया। इससे हमें लगता है कि बहुत ही निर्दय है, बहुत ही कठोर प्रधानमंत्री है, बहुत ही जालिम है, बहुत ही हम कह सकते हैं अपनी हदों को पार करके कि बहुत बेहुदा किस्म का प्रधानमंत्री है। इनके अंदर जरा सा कोई मानवता नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया को चलाने वाले भी कोई सुपर पावर है। इन्हें नहीं भूलना चाहिए ये चीज़ इतनी जल्दी कि शायद हिटलर का भी अंत हुआ था और ऐसा बुरा वक्त आया था कि अपने ही पिस्टल से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। हमें लगता है एक दिन ऐसा होगा कि ऐसे जालिम लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगी पाँव के नीचे और कहीं ना कहीं बहुत बदतर हालात होगी, बहुत बदतर स्थिति होगी, शायद कल्पना नहीं कर पाएंगे हसन जी। एक और बात मुझे समझ में नहीं आती है, आप लोग समाज से जुड़े लोग हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जो मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद चाहे वो सीमाओं पर जवान मर रहे हों या फिर खेतों में किसान मर रहे हों, पूरी या फिर बेरोजगारी का ये आलम हो, तमाम मतलब चाहे किसान हो, युवा हो या फिर देश का जवान हो, सब जब खपा दिखते हैं मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, एनडीए गवर्नमेंट से, तो फिर आखिर 2019 का आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसके बाद बिहार का हाल का चुनाव देख लीजिए, इसमें इतनी ज़्यादा मतों से इतनी ज़्यादा सीट लाकर वो सत्ता में किस प्रकार आ जाती है? देखिए, एक तो हम साफ लहजों में कह सकते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जीते हैं, चुनाव मशीन जीती है। एक बात ये भी सत्य है और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि भारत भावनात्मक मुल्क है, लोग भावना में बहुत जल्द बह जाते हैं। हमने देखा कि लॉकडाउन में, अभी उसके बाद बिहार की चुनाव हुई, लॉकडाउन में जिस तरह से बिहार के लोग आवाम परेशान थे और किस तरह से लोग कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस परेशानी में कोई दूसरे राज्य के लोग उतने परेशान नहीं थे जितने बिहार के लोग थे। लेकिन बिहार में भी उन्हें हुकूमत बहुमत मिली। तमाम लोगों को मालूम है कैसे उन्हें बहुमत और कैसे हुकूमत उन्होंने प्राप्त किया। चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया। लोगों ने मैंडेट तो यहाँ पे महागठबंधन तेजस्वी जी को दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से उन्होंने बेईमानी शैतानी करके, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके और सत्ता में उन्होंने फिर से काबिज होने का काम किया है। और दूसरी बात यह है कि हम कहना चाहेंगे, भारत में लोग बहुत ज़्यादातर जाति में बटे हुए हैं। जब तक भारत में लोग विकास की बात नहीं करेंगे, जब तक, आज देखिए किसान की मुद्दा है तो किसान की कोई जात नहीं होती है, पूरी संपूर्ण दुनिया में किसान तो किसान होती है, किसानों की जात तो किसान है, उसकी जान तो खेती है, अनाज है। लेकिन लोग जब हम जाति में बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान एक दूसरे को उठाना पड़ता है। इसे मिटाना होगा हम युवा पीढ़ी को आगे आकर के। और दूसरी बात, हम पूरी भारत के लोगों को एक अपील करनी होगी कि दुनिया के अंदर सबसे सर्वशक्तिशाली देश जो है वो लोग बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आखिर क्या
पड़ा है कि ईवीएम से चुनाव, कहीं ना कहीं ईवीएम घोटाला भी एक बड़ी चीज़ है और चुनाव आयोग को इस पर बड़ी ध्यान देने की चीज़ है। और पूरी हम कहते हैं जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम पार्टियों को इसका बहिष्कार करके एक मजबूती से मांग करनी चाहिए, फिर उन्हें औकात मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हमें अपने मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। हम अपने मुद्दे से जब भटकते हैं, हम भारत के लोगों को ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान खालिस्तान की बात करते हैं। आज जब किसानों की बात हो रही है तो देखिए कि उनके बेहुदा सब मंत्री क्या से क्या अनर्गल बयान दे रहे हैं। हमें लगता है ऐसा बुरा दिन आएगा उनका, हसन जी, पूरी टीम पूरी उनकी जमात डूब जाएगी, फिर उन्हें कोई बचाने वाले नहीं होगा। और दुनिया के अंदर तो ऐसा रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब राम राज्य थे, जब रावण का दौर आया था तो एक तरफ में राम थे तो रावण के पक्ष में भी लोग हुआ करते थे और राम से ज़्यादा लोग उनके पक्ष में हुआ करते थे, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की हुई, राम की जीत हुई। जब कंस और कृष्ण के बीच में लड़ाई छिड़ी थी, लड़ाई चल रही थी, तो कंस के पक्ष में भी लोग थे। जिस तरह आज मोदी के पक्ष में लोग हैं, उसी तरह कंस के पक्ष में भी लोग थे, क्योंकि उस वक्त वो अपने धन का बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करते थे, लेकिन अंततः जीत कृष्ण की हुई। आप इस्लामिक दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो आप देखेंगे फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में जब युद्ध छिड़ा था तो फ़िरौन के साइड में, फ़िरौन के पक्ष में ही ज़्यादा लोग थे, लेकिन अंततः जीत मूसा अलैहिस्सलाम की हुई। और ऐसे दरियाए नील में गर्क होकर के मरना पड़ा फ़िरौन को कि ना मिट्टी कबूल किया, ना पानी कबूल किया, ना हवाल कबूल किया। आज भी मिस्र के पिरामिड में उनकी लाशें रखी है, हसन जी। दूसरी बात और भी ये चीज़ है, जो लास्ट पैगंबर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आए 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश ख़ानदान में जब उनकी जन्म हुई, आपने देखा होगा कि यहूदियों का किस तरह से बोलवाला था मक्का के अंदर, लेकिन अंततः जीत किनकी हुई और आखिरत का नबी कौन बना, नबूवत किन्हें मिली, ये तमाम दुनिया के लोग जानते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बुराइयां जो है ना कभी कभी चरम सीमा पे बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम घर में दीपक जलाते हैं तो वो बहुत भपक के जलता है, इसका मतलब ये होता है कि तेल उनका लास्ट कगार पे होता है और वो बूझने के कगार पे होता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा होना भी हमें लगता है सवेरा का प्रतीक होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बुराइयां हमें लगता है कहीं ना कहीं तख्ता पलट की निशानी है, उनकी पहचान है, उनकी अलामत है। हम कह सकते हैं कि इतनी जल्दी ये पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी ज़मीन दोज हो जाएंगे जो फिर आने वाले दिनों में कभी अपनी अंकुर नहीं फेंक पाएंगे, ये हम आसानी से कह सकते हैं। वापस किसान मुद्दे पे आते हैं। किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पिछले 29 दिनों से कड़ाके की ठंड में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से तो कई मरतबा न्योता भेजा गया, लेकिन किसान भी गए, लेकिन सकारात्मक बात जो होनी चाहिए, जो हल निकल कर आना चाहिए कि तीनों अध्यादेश को कैंसिल किया जाए या फिर MSP लिखित कर दी जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही किसानों को इग्नोर करके, देश के अन्नदाता को इग्नोर करके अपना ध्यान बंगाल चुनाव, यूपी चुनाव की ओर आकर्षित करती है, तो देश और बिहार इसलिए बिहार क्योंकि देश को हर एक आंदोलन में दिशा दिखाने वाला बिहार होता है। बिहार और देश के युवाओं का अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, हम कह सकते हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेंगे तो इसी बिहार से, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी कई राज्यों में गए थे, जब अफ्रीका से लौटे थे तो आज़ादी के लिए उन्होंने कई राज्यों के लोगों से बात किया, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहे थे लोग उनकी लड़ाई में समर्थन देने के लिए। कह रहे थे इतनी मजबूत हुकूमत से आखिर कैसे लड़ पाएंगे, जिनके पास सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, बंदूकें हैं, आदमियाँ हैं। लेकिन जब वो बिहार आए थे तो चंपारण में, आपको याद होगा इतिहास, कि चंपारण के लोगों ने, इसी बिहार की धरती के लोगों ने ज़ोरदार आवाज़ दिया था और वो सहारा दिया था महात्मा गांधी को, साहस दिया था, हौसला दिया था, और क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। बिहार ही वो धरती है जिन्होंने सभ्यता, शालीनता और ज्ञान, जितनी भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि बिहार ने बहुत आसानी के साथ दुनिया को समझाया है। बिहार ही वो राज्य रही जिन्होंने देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के रूप में दिया है। और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, जिसे बापू कहते हैं, बापू को हिम्मत और साहस देने वाले बिहार के लोग हैं। तो हम कह सकते हैं इसी किसानों को भी साहस और हौसला देने के लिए इसी बिहार से एक जन सैलाब उमड़ेगी और फिर मोदी की वो सिंहासन जो है ना, उसे डोला हिला करके उसे रख देंगे। उससे भी नहीं होगा तो उसकी सिंहासन को पलटाने में देर नहीं लगेगी। आपको पता होगा कि बिहार के वही लालू जिनके बारे में बात करेंगे, गरीब का बेटा हुआ करते थे, लेकिन जो आज षड्यंत्र और साजिश के तहत
रांची में सलाखों के पीछे बंद है। आप सब लोगों को पता है कि कैसे वो बंद है, किस साजिश के तहत कैसे उनको फंसाया गया है। कि जब देश में आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाला था सांप्रदायिक माहौल को क्रिएट करने के लिए, तो लालू जी ने उनकी रथ को रोक करके मसानजोर डैम भिजवा दिया था। हम कह सकते हैं कि बिहार वही है जो बिहार अगर जगने की ज़रूरत है, बिहार के युवा, बिहार के नागरिक जिस दिन जगेंगे उस दिन फिर मोदी क्या, योगी क्या, अमित शाह और इनकी पूरी जो जमात है, उनकी जो पूरी टीम है, उनकी फिर खैर नहीं रहेगी। और दूसरी बात, जहाँ तक किसानों की बात है, तो हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि हमारी भी आंदोलन कम नहीं होगी। किसान जिस तरह से अड़े हुए हैं और किसान वहाँ जाकर के पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। और हमने कहा कि अब तक हम पैसा से धैर्य रखे हैं संविधान पे, मुझे आशा है, विश्वास है, आस्था है, हम संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे धैर्य का बंधन टूटा उस दिन हम सीधा उनके गिरेबा में हाथ डाल करके, उनका कॉलर पकड़ करके और उन्हें सत्ता से खींच करके और फेंक देंगे। जनक्रांति होने की ज़रूरत है और वैसे ही माहौल क्रिएट होता जा रहा है। सरकार तैयार रहे किसानों की दम को देखने के लिए, और हम भी किसान के बच्चे, हम किसान तैयार है। दिल्ली की बॉर्डर पर अगर उन्हें औकात है तो वो आए, मोदी, योगी, अमित शाह, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के चेले चमचे जो अंग्रेजों के औलाद है, वो आए और किसानों से संवाद करें। आप दलालों को, जो दलाल बन करके जो आप पूंजीपतियों को मुनाफा देना चाहते हैं, किसान इतनी बेवकूफ़ नहीं। किसानों के हित में अगर ये कानून होता तो किसान इस ठंडी में वहाँ पे अपने प्रोटेस्ट को लेकर के अड़े नहीं होते। कई किसाने अपनी जान दे दिए। मोदी जी, पहले अगर इतनी नॉलेज है तो आप अपनी डिग्रियाँ क्यों नहीं दिखाते हैं? कभी आप कहते हम चाय बेचते थे, लेकिन बहुत अफसोस होती है कि वो लोग जो आज तक कोई हिंदुस्तान में एक नागरिक नहीं मिला जिन्होंने कहा कि भाई मैं चलती ट्रेन में या कहीं भी, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कि मैंने मोदी जी के हाथों से चाय पिया था। केवल का केवल ये एक ढोंग है, एक ढकोसला है। भारत के अवाम को ये चीज़ समझना होगा कि चुनाव के वक्त बहुत अच्छे लॉलीपॉप दिखाया जाता है। हिंदुस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने में करोड़ों अरबों रुपया लेकर के, देखिए, नीरव मोदी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया, मेहुल चौकसी को भगा दिया। अब अंततः देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मोदी भी ये देश छोड़ करके भाग जाएगा। और हम साफ कह सकते हैं, जो केवल अपनी पत्नी यशोदा बैन को नहीं चला पाए, उन्हें हक इंसाफ नहीं दिला पाए, वो बेहुदा प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान के किसानों को हक दिला देगा? यह वो असंभव है। इसलिए हमें लड़ करके अपनी हक लेना होगा। और हिंदुस्तान को अगर सचमुच में एकता के सूत्र में, अमन चैन में अगर हमें बांधना होगा तो सबसे पहले हमें ये बेहुदा प्रधानमंत्री को उखाड़ करके फेंकना होगा। दिल्ली की गद्दी पे कोई अच्छे लोगों को बैठाना होगा जो हिंदुस्तान में किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें। आज देखिए, बॉर्डर पर लड़ने वाले लोग किस फैमिली से आते हैं, आप सर्वे कर लीजिए। अगर बॉर्डर पे 1 लाख सैनिक अगर खड़े हैं तो हम कह सकते हैं उनमें 99,000 सैनिक जो है वो किसान के बच्चे हैं, अन्न उगाने वाले के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर फैमिली के लोग हैं। कोई नेता का, कोई मंत्री और MP MLA का बेटा देखे हैं कि बॉर्डर पे वो आर्मी में है या BSF में है? कभी नहीं, कभी नहीं। वो यही किसान का बेटा है। जिस तरह आज किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और किसान का बेटा जवान डटे हुए वहाँ पे। हमें अफसोस है कि ये मुल्क कैसा हो गया। आज अगर हमें लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर बाबा साहब जिंदा होते, महात्मा गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जैसे फौलादी जिंदा होते, तो हमें लगता है सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जिंदा होते, तो हमें लगता है कि आज उनके आंखों में भी आंसू होती। कहीं ना कहीं अगर उनकी आत्मा हमारी आसपास अगर है तो हमें लगता है कि उनकी आत्मा भी आज कर्राती होगी, भटकती होगी, कि शायद इसीलिए मैंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अंग्रेज़ों के दलाल, अंग्रेज़ों के चापलूसी करने वाले लोग, अंग्रेज़ों के पांव दबाने वाले लोग, उनके तलवे चाटने वाले लोग, छल करके, देखिए, छलावा से इस दुनिया के अंदर, इस भारत में भी लोगों को गद्दी मिला है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिला। एक बार सिकंदर आजम ने यूनान फतेह कर लिया हसन जी। यूनान फतेह करने के बाद जीत की जश्न सड़कों पे मना रहे थे। एक फ़कीर जो था वो चादर लपेटे हुए सो रहे थे, आराम कर रहे थे। उधर से सिकंदर आजम आते हैं और उस फ़कीर को लात मार के कहता है, ए फ़कीर, ये बताओ कि पूरी यूनान सिकंदर आजम की जीत का जश्न मना रहा है और आप गहरी नींद सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं।
वो फ़कीर ने जो जवाब दिया, आज हमें लगता है पूरी हिंदुस्तान की तरफ से मोदी जी को जवाब होना चाहिए। उन्होंने कहा जीत की जश्न मनाना किसी बादशाह का काम हो सकता है, लेकिन ये लात मारना गधे का काम है। आज जो किसानों को ठुकरा रहा है, नौजवानों को ठुकरा रहा है, देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था चौपट है, कोरोना के नाम पे पूरी हिंदुस्तान में लिपापोती करके हिंदुस्तान को लूटने का, ठगने का काम किया है, लॉकडाउन करके जो उन्होंने भारत की दुर्दशा की है, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो एक गधा से भी बदतर है और पूरी हिंदुस्तान को लूट पाट करके वो भागना चाहता है। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग मोदी को भागने तो नहीं देंगे, उनका कुर्ता पकड़ करके और उसे खींच करके उनसे हिसाब मांगेंगे। और हम कह सकते हैं कि सत्ता से उतरने के बाद उनका जगह कहीं बाहर में नहीं होगा, उनका जगह सलाखों के अंदर होगा, जेल के अंदर रहेंगे। एक और आखिरी सवाल जिसको बहुत कम शब्दों में आप जवाब दे दीजिए कि जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो लोग आपकी ये वीडियो देख पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या अपील है? मेरा एक ही अपील है कि जो लोग जहाँ है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाइए। अगर आप दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र या कहीं जा कर के अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी हिंदुस्तान में हर लोग जो जहाँ है वो किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हर लोग तो दिल्ली नहीं जा सकता, हम कह सकते हैं कुछ एक्टिव किस्म के लोग हैं इस तरह के जो समर्थ हैं, वो लोग जा सकते हैं, हम आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, जहाँ भी अपने पंचायत स्तर पे पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होनी चाहिए, पूरी हिंदुस्तान में। तब उन्हें लगे कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ में है। जब हिंदुस्तान के किसान सो जाते हैं और कुछ किसाने जब रहेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं, ये लोग शायद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं केवल यही हमारे विरोध में है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज पूरा मुल्क उनके विरोध में है, पूरा देश उनके विरोध में है। इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहेंगे, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाइए। मुझे आशा और विश्वास है कि पूरा मुल्क बचा रहेगा। आप किसानों का समर्थन करें और ये बेशर्म हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके आंखों में आंख डाल करके सवाल करें। इनके नेताओं को जो मोटा मोटा चैन कड़ामा पहन करके आते हैं, उनका कॉलर पकड़ करके उनका हिसाब मांगिए। और हम कह सकते हैं बहुत जल्द किसानों के समर्थन में यूथ वॉइस की पूरी टीम को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमें लगता है जब दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे आमने सामने होकर के कि इन किसान के बच्चों में ताकत है, जो हम अन्न खाते हैं, शुद्ध अन्न अपने खेतों से उपज करके, या तो फिर वो जालिम हुकूमत जो हमारी अन्न खा करके और हमें ही चैलेंज करते हैं। फिर देखा जाएगा आमने सामने सच कौन है और गलत कौन है। धन्यवाद लालू जी हमसे बात करने के लिए कि आप यूथ वॉइस पर आकर अपनी बात को रखें। तो आपने देखा कि किस तरीके से लालू यादव जी ने एक मुखर तौर पर सरकार को ये चैलेंज दे दी कि आप भारत का जो किसान का बच्चा है, जो भारत की किसानी, खेतिहर मजदूर, छोटे छोटे मजदूर, उन लोगों का बच्चा आज देश को बचाने का काम कर रहा है, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे फिर देश को बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग आज किसान के बच्चे दे पा रहे हैं। लेकिन आप इनकी भावना से खेलकर इनके हाथों में तलवार देने का काम नहीं करें। जिस तरीके से आप किसानों के बच्चे को, गरीबों के बच्चे को आपस में लड़ा देते हैं और जो अपने उद्योगपति हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनके बच्चे को आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं। तो लालू यादव जी ने और एक बात कही कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम मुखर तौर पर आंदोलन करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। अगर वो उस पर भी नहीं मानते तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंचेगी। और सड़क अभी सुनसान है, मानते हैं कि थोड़ी सुनसान है, लेकिन अभी किसान के साथ बेरोजगार युवा, देश का जो व्यापारी है, जो जिसको जीएसटी की मार से कमज़ोर हो चुके हैं, वो तमाम मिलकर सड़क को भर देंगे। क्योंकि किसी ने कहा था कि लोकतंत्र में जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है। इसीलिए तमाम लोग मिलकर ये बातें कह रहे हैं कि हम अगर किसान के साथ अन्याय हो, देश के अन्नदाता के साथ अन्याय हो, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और उसे लोकतंत्रात्मक प्रणाली से जो हम सत्ता में लाए हैं उसको घसीट के नीचे ला देने का काम करेंगे। आज हमारे पीछे आप जो बैकग्राउंड देख रहे होंगे, हम आज किसी ऐसी रूम में नहीं, कोई अच्छी स्टूडियो में बैठकर वीडियो नहीं बना रहे हैं। किसानों का मुद्दा था, हम किसानों के खेत में आकर जो अभी गेहूं के बीज लगे हुए हैं उनके बीज बैठकर हम आज लगा रहे हैं कि अगर वो किसान इस मिट्टी को कोड़ कर यहाँ बीज नहीं डालेंगे ना, तो आपके जो खाते हैं
अगर ये गेहूं और मशरूम नहीं उगाएंगे यहाँ पे, तो मोदी जी आप जो मशरूम खा के अपना गाल लाल कर लिए है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो देश के किसानों के द्वारा उपजाए अन्न को खाकर आप जो उससे एनर्जी मिलती है उसे किसान के खिलाफ ही बोलने के लिए यूज ना करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, और इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का एपिसोड आपके सामने हम लेकर आएंगे अगली बार, और किसी खेत खलियानों में हम देश के जो बिहार के जो प्रखर सोशल वर्कर हैं, युवा वक्ता हैं, जो किसानों से सवाल करते रहते हैं, उनसे मिलाएंगे और किसान समर्थन पर, किसान आंदोलन पर उनका समर्थन किस रूप में है और वो किसान आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं, और अगर सरकार किसान की बात नहीं मानती है तो वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं, इन तमाम बातों पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।